वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। हम लोग का ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले में ऑर्गेनिज्म वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। नाउ पॉपुलेशन वाले पोर्शन है। तो पहले हम लोग एनसीईआरटी में जाने के पहले कुछ ऐसे छोटी मोटी चीज़ें देख लेंगे जो पॉपुलेशन से रिलेटेड हैं। ठीक है, जैसे टर्म पॉपुलेशन, इट इज़ ऑल ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज विद इन एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी। मैंने बताया भी है, आप लोग भी ये जान रहे हो कि एक कम्युनिटी में एक पर्टिकुलर एरिया या एक पर्टिकुलर आप इकोलॉजिकल कम्युनिटी की बात करें तो वहाँ पे जो एक डेंसिटी है किसी एक सेम स्पीसीज की, दैट इज़ पॉपुलेशन। ठीक है, जैसे हम लोगों ने एक हायरार्की देख रखी है कि इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल। ठीक है, एक इंडिविजुअल मिल के जो बना रहा है दैट इज़ अ पॉपुलेशन। एक कम्युनिटी, एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी में क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, नंबर ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल। जैसे इसमें जब इंक्लूड करेंगे तो ये प्लांट के भी वैरायटी आ जाएंगे, यहाँ पे और भी एनिमल्स दिख रहे हैं, ये एनिमल्स आ गए, अदर स्पीसीज आ गए, कुछ माइक्रो स्पीसीज भी है, माइक्रोबायोम भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो वो सब कैसे हो जाएगा बेटा, एक पूरी बायोलॉजिकल कम्युनिटी बनाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद इकोसिस्टम, देन बायोम, देन बायोस्फीयर। तो उसी में हम लोग देख रहे हैं पॉपुलेशन सेकेंड लेवल पे। ठीक है, तो ऑल ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज विद इन एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी इज नोन एज पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या कुछ उसके लिए, जैसे अर्नस्ट मेयर ने क्या कहा है, देयर आर अ नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ स्पीसीज एंड पॉपुलेशंस that are not of any particular selective advantage to any single individual in a population, but that are of great advantage to the population as a whole। अदर जो फैक्टर्स हैं या कोई भी एडवांटेज है किसी एक इंडिविजुअल को, जब हमारा नेचर, जब हम उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देख रहे हैं, एक घर के अंदर देखें तो एक पर्सन को कुछ एडवांटेज हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक हम जब नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं और एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी कंडीशन का एडवांटेज पर्टिकुलर इंडिविजुअल को मिलेगा। ठीक है, जब हम पॉपुलेशन की बात करेंगे तो हम वहाँ स्पीसीज की ग्रुप की बात करेंगे, ना कि हम एक इंडिविजुअल की बात करेंगे। तो एक सराउंडिंग का जो एडवांटेज होगा वो एक इंडिविजुअल को नहीं देखा जा सकता, लेकिन हाँ दैट शुड बी एडवांटेज फॉर दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन। पूरी की पूरी पॉपुलेशन को हो सकता है उसका कोई एडवांटेज हो रहा हो, तभी वो सर्वाइवल है। ठीक है, तब वो सेलेक्ट हो रही है, तब वो फिटनेस को शो कर रही है। तो इट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। एक देखो, एक इंडिविजुअल कोई ऐसा तो नहीं है जो बैठा हुआ है और अब तक है, सब अपने लाइफ स्पैन को कंप्लीट करके उनकी डेथ हो जाती है या एक्सीडेंटल डेथ होती है। तो हम एक इंडिविजुअल के लेवल पे एडवांटेज या चेंजेस को स्टडी नहीं कर सकते। वी आर स्टडिंग ऑन द बेसिस ऑफ अ पॉपुलेशन स्टडी। क्लियर है बेटा। जैसे कंट्रीज बाय पॉपुलेशन साइज, ये दिख रहा है तुम्हें एक स्फेरिकल, मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव वे में दिख रहा है कि इंडिया और एशिया, जैसे मैंने कल भी बोला था कि एक टाइम में अफ्रीकन जो एरिया था, अफ्रीका एरिया जो था वो मोर सुटेबल था फॉर द ग्रोथ ऑफ होमोसैपियंस, बट नाउ इट इज़ हमें एज अ पॉपुलेशन भी दिख रहा है और जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग भी बड़ी कंट्री है ये दोनों। तो चाइना और इंडिया हमें पता है कि पॉपुलेशन में दोनों टॉप पे चल रही है। ठीक है, तो मतलब एक तो है पॉपुलेशन क्यों बढ़ा, लेकिन बढ़ने के लिए बेटा ये चीज़ें नॉर्वे में तो नहीं हो रही है। ठीक है, ये चीज़ें ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं हो रही, मतलब जहाँ पे थोड़ी एडवर्स, जहाँ पे कंडीशन थोड़ा सा एडवर्स तो नहीं कह सकते, ऑप्टिमम के लेफ्ट या राइट में है, वहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी। रीज़न और भी हैं, लेकिन इन्वायरमेंटल कंडीशन भी इसमें वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट रीज़न फैक्टर है कि यहाँ पे क्यों इतनी पॉपुलेशन है। जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे सर्वाइवल जो कंडीशंस हैं वो मोस्ट सुटेबल हैं कंपेयर टू अदर एरियाज। ठीक है, तो कंट्रीज बाय पॉपुलेशन साइज दिख रहा है। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस चेंजिंग नेचर ऑफ पॉपुलेशन इज डायनामिक्स ऑफ पॉपुलेशन। ये भी हम लोग देखेंगे, पूरा पॉपुलेशन के टाइप्स देखेंगे कि एक्सपेंडिंग है, स्टेबल है या डिक्लाइनिंग है। इस तरीके से हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी को पढ़ेंगे, ग्रोथ को पढ़ेंगे। तो हमें डिफरेंट पैरामीटर्स देखना है, क्या पॉपुलेशन के अंदर क्या चेंजेस है। जब हम एक पॉपुलेशन को इनिशियल पॉपुलेशन लेके चलेंगे तो उसमें कैसे कैसे चेंजेस आ सकते हैं। क्लियर है।
स्टेटिस्टिकल एंड क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। अब ये दोनों वर्ड आपको नोट डाउन होने चाहिए, पूरा स्लाइड आप नोट करोगे। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन पॉपुलेशन चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस चेंजिंग नेचर ऑफ पॉपुलेशन इज डायनामिक्स ऑफ पॉपुलेशन। अब किसी पॉपुलेशन में या तो वहाँ पे बर्थ हो सकता है या डेथ हो सकती है, मतलब नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, या तो माइग्रेशन हो सकता है। माइग्रेशन 2 टाइप्स के हो सकते हैं, इमिग्रेशन हो सकता है, एमिग्रेशन हो सकता है। तो उस पॉपुलेशन के नेचर में चेंज हो सकता है। अगर जस्ट सपोज कि कोई पॉपुलेशन एकदम आइसोलेटेड है, उसमें कोई माइग्रेट करके ना आ सकता है ना जा सकता है, फिर भी वहाँ पे डेथ और बर्थ रेट तो चलेगा। ठीक है बेटा, तो वहाँ 2 फैक्टर तो होंगे, एक बर्थ रेट, एक डेथ रेट। ठीक है, तो डायनामिक ऑफ पॉपुलेशन, चेंजिंग द नेचर ऑफ पॉपुलेशन, नंबर, डेंसिटी। ठीक है, नेचर ऑफ पॉपुलेशन कैसा हो गया, जैसे वहाँ पे ओल्ड एज ग्रुप के ज़्यादा हैं या यंग एज ग्रुप के ज़्यादा हैं, या तो प्यूबर्टी, बिफोर प्यूबर्टी वाले ज़्यादा हैं। इस तरीके से आप पैरामीटर लगाओगे तो वहाँ पे उन पैरामीटर्स में, उनके नंबर में चेंजेस आपको दिखेंगे। इफ़ आई टॉक अबाउट द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल एंड क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। अब ऐसा तो है नहीं कि बेटा एक एक को बैठ के गिनने बैठेंगे हम हर पॉपुलेशन में, जैसे जनगणना तो होती है बट वो एक बार हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि टाइम टू टाइम आप उसको एक फिर भी एक एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है वो ना, एग्जैक्ट फिगर नहीं, आप एग्जैक्ट फिगर कर भी नहीं सकते हो। जब तक आप वहाँ पे जाओगे कैलकुलेट करने, तब तक हो सकता है कहीं डेथ हो रही है, कहीं पे बर्थ हो रहा है, तो उसमें चेंजेस आएगा, तो दैट इज़ नॉट एग्जैक्ट फिगर। बट एक हम ओवरव्यू निकालते हैं और एक प्रिडिक्शन निकालते हैं, एक एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर एरिया में इस पॉपुलेशन का डेथ रेट इतना है, इस पॉपुलेशन का बर्थ रेट कितना है। ये सारी बातें हमें एक मेज़र होती है, और इन सब में ऑब्वियसली मैथ्स हेल्प करता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस मैथ करेगी, हेल्प करेगी। नाउ व्हाट इज़ पॉपुलेशन इकोलॉजी? is the study of population in relation to environment including environmental influences, environment की वजह से कैसे influences हो रहे हैं, on density and distribution, उसकी डेंसिटी कैसी है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मतलब नंबर कितना है और उसके डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, जैसे वही ओल्ड एज, यंग एज, ठीक है, एंड चाइल्डहुड एज वाला एज स्ट्रक्चर एंड पॉपुलेशन साइज, डिस्ट्रीब्यूशन वो किस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, एज स्ट्रक्चर हो गया, पॉपुलेशन की साइज हो गई, तो अलग अलग कुछ कुछ पैरामीटर हो गए जिसकी स्टडी हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, तो पॉपुलेशन इकोलॉजी, वर्ड इकोलॉजी आया है, उसी से रिलेट करना है हम लोग को। इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एज स्ट्रक्चर एंड पॉपुलेशन साइज। क्लियर? ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड स्पीसीज इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट फॉर्म द पॉपुलेशन इकोलॉजी। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट, छोटे छोटे टर्म्स लिख लोगे बेटा, वीडियो को पॉज करके सब नोट डाउन कर लोगे। इतना कंटेंट नहीं है कुछ कि हम इसको पीडीएफ बना के तुम लोग को सेंड करें, तो जस्ट एक एक लाइन है, वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन कर लो। फिर भी किसी को कोई इशू आता है तो कंटेंट के लिए बोल देना। Now what is distribution? The total area that population covered, जिस पॉपुलेशन को हम स्टडी करने जा रहे हैं वो पॉपुलेशन कितना एरिया कवर कर रहा है, वो हो गया उसका डिस्ट्रीब्यूशन। एबंडेंस, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद इन द पॉपुलेशन, कितने नंबर हैं, कितनी एबंडेंसी है उनकी, कि वो इंडिविजुअल्स उस पॉपुलेशन में कितने हैं। ठीक है, दैट इज एबंडेंस। डेंसिटी, अब एबंडेंस और डेंसिटी में कैसे हम डिफरेंस समझेंगे, मतलब किस रेंज के, किस एट्रीब्यूट के वहाँ पे इंडिविजुअल्स एबंडेंट अमाउंट में, दैट इज एबंडेंस। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद रिस्पेक्ट टू एबंडेंटी। नाउ डेंसिटी, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद इन अ सर्टेन स्पेस। अब हम किसी सर्टेन स्पेस में देख सकते हैं, हम पूरा उसके एरिया को कवर नहीं कर सकते, और सर्टेन स्पेस में हम देख के वहाँ से डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट ऐसे कि किसी एक्वेटिक एरिया में, जैसे सपोज यहीं पे समुद्र के किनारे, अगर हमको डेंसिटी पता करनी है तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि हम पूरी फिशेस को काउंट करें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में हमने
नेट डाल दिया और उस नेट को सेम टाइम के लिए डाला और सेम टाइम के बाद निकाल लिया, तो नंबर ऑफ फिशेस जितनी कैप्चर होंगी, जैसे सपोज किसी में 50 हुई, किसी में 5 हुई, किसी में 10 हुई, तो उससे हमें एक आइडिया लगेगा सेम टाइम के लिए हमने नेट डाला था, सेम साइज की नेट डाली थी, सेम एरिया मतलब एरिया वाइज सेम डाला था और डिफरेंट डिफरेंट एरिया मतलब सेम स्ट्रक्चर में हमने वो नेट डाली, लेकिन हमने आइसोलेटेड एरियाज़ को लिया, अलग अलग एरियाज़ को लिया, तो वहाँ से जितनी फिश कैप्चर हुई उसके अकॉर्डिंग हमें एक डेंसिटी का आइडिया लग जाएगा। तो द नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद इन अ सर्टेन स्पेस। क्लियर? नाउ मेटा पॉपुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन दैट आर नॉट लोकेटेड इन द सेम एरिया बट इंटरैक्ट एट सर्टेन टाइम्स थ्रू आउट द ईयर। अलग एक ही स्पीसीज की अलग अलग पॉपुलेशन है, अलग अलग लोकेशंस पे रह रही है, लेकिन वेदर के अकॉर्डिंग या उनकी किसी ऐसे हैबिट ऐसे इकोलॉजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग वो साल में एक बार एक दूसरे से मिल रही हैं, दैट इज मेटा पॉपुलेशन। बड़ी पॉपुलेशन हो जाएगी ना, दो पॉपुलेशन अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूटेड थी, लेकिन एट द सर्टेन टाइम थ्रू आउट द ईयर वो एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रही है, ऐसी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? मेटा पॉपुलेशन। क्लियर है? ठीक है। अब ये इमेज तुम लोगों ने पहले भी देखा है। अब एक इस इमेज में वेरिएशंस, जेनेटिक वेरिएशन जीन को भी दिखा रहा है, कंपटीशन को भी दिखा रहा है, मतलब नेचुरल सिलेक्शन वाले प्रोसेस को भी दिखा रहा है, एंड इकोलॉजिकल इंटरेक्शन भी दिखा रहा है, जैसे प्रीडेटर ने किस तरीके से चूज किया। ठीक है, प्रीडेटर कैसे एक्ट कर रहा है, वो बर्ड किस बेसिस पे उससे इंटरेक्ट कर रही है, दैट इज बायोटिक इंटरेक्शन। दो जीव, दो इंडिविजुअल आपस में, दो डिफरेंट काइंड के स्पीसीज आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, तो ये बायोटिक इंटरेक्शन हो गया ना, तो एक तरीके का ये इकोलॉजिकल पॉइंट हो गया। ठीक है, वेरिएशन तुम लोग को पता है, जीन बेसिस पे जो उनमें डिफरेंसेस हैं जो एक्सप्रेशन में, जैसे यहाँ पे येलो बटरफ्लाई और ब्राउन बटरफ्लाई दिख रही है, तो ये वेरिएशन है। कंपटीशन, उनका कंपटीशन हो रहा है, ठीक है, वो डिवाइड कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, जो रिसोर्सेज है उसके लिए वो कंपटीट कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। ओवर प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग लीड्स टू द कंपटीशन फॉर सर्वाइवल, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे उसके लिए कंपटीशन होगा। फिर एडॉप्टेशन, एडॉप्टेशन तो एक वो नेचुरल सिलेक्शन वाला फिनोमिना हो गया बेटा, लेकिन यहाँ पे हम बर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, प्रे प्रेडेटर फिनोमिना से देखें, तो ये इकोलॉजिकल इंटरेक्शन को भी शो कर रहा है। क्लियर? फिर इसी में नेचुरल सिलेक्शन भी आ रहा है। तो एक सिंगल इमेज में आपको वेरिएशन, जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू भी दिख रहा है, इवोल्यूशन का नेचुरल सिलेक्शन भी दिख रहा है, एंड इकोलॉजिकल इंटरेक्शन भी यहाँ पे दिख रहा है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है ना? दिस वन, ये जिस तरीके से इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इसको सेलेक्ट कर लेगा, इसको ये नहीं देख पा रहा है, दैट इज ये यहाँ एक तो सिलेक्शन की प्रोसेस हो रही है, इसको बेनिफिट मिल रहा है इसके कलर का, दूसरा इसका दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है, तो दैट इज इकोलॉजिकल इंटरेक्शन। क्लियर? ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हमको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं, इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के पॉइंट्स देखते हैं। एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है पॉपुलेशन के बारे में? इन नेचर वे रेयरली, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की बात हो रही पहले, इन नेचर वे रेयरली फाइंड आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल्स ऑफ एनी स्पीसीज। रेयरली ऐसा होता है कि एक सिंगल स्पीसीज अपना आइसोलेटेड रह रही हो, वो किसी से कोई इंटरेक्ट नहीं कर रही है। मेजॉरिटी ऑफ देम लिव इन ग्रुप्स इन अ वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया, शेयर और कम्पीट फॉर सिमिलर रिसोर्सेज, या तो शेयर कर रहे हैं या तो कम्पिटिट कर रहे हैं सिमिलर रिसोर्सेज के लिए, पोटेंशियली इंटरब्रीड कर रहे हैं, सेम स्पीसीज आपस में इंटरब्रीड करती है, एंड दस कंस्टिट्यूट्स अ पॉपुलेशन, और एज ए रिजल्टेंट एक पॉपुलेशन को वो डेवलप कर रही है। क्लियर? तो इन नेचर वी रेयरली फाइंड आइसोलेटेड इन सिंगल इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीसीज, जो किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रही हो, किसी अपने जैसे स्पीसीज से उसका इंटरेक्शन नहीं हो, ऐसा बहुत रेयरली है। मेजॉरिटी ऑफ देम live in groups in a well-defined geographical area, share or compete for similar resources, ठीक, potentially interbreed and thus constitute a population, और as a resultant एक single individual, एक species के group को हम क्या बोल रहे हैं? Population. Although the term interbreeding implies sexual reproduction, पता ही है ये हम लोगों को, a group of individual resulting from
A group of individuals resulting from even asexual reproduction is also generally considered a population for the purpose of ecological studies. अगर कोई ग्रुप बेटा कोई ऐसा कॉमन एक एनिमल ऐसा है जो कि पढ़े ही हुए हम लोग कई सारे प्लांट्स ऐसे देखे, कई एनिमल्स देखे हैं जहाँ पे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स के हैं, एसेक्सुअल भी है, सेक्सुअल भी है. तो एज अ रिजल्टेंट इंटरब्रीड हम बोल रहे हैं जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन अगर एसेक्सुअली भी वो रिप्रोड्यूस कर रहा है और उसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसकी नंबर डेंसिटी बढ़ रही है, तो उसको तो हम इंक्लूड करेंगे ना पॉपुलेशन में. उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी कंट्रीब्यूशन हुआ. तो asexual reproduction is also generally considered a population for the purpose of ecological studies. Although cormorants in a wetlands, rats in an abandoned dwelling, teakwood trees in a forest tract, bacteria in a culture plate and lotus plant in a pond are some example of a population. आप अलग अलग कैटेगरी को देख रहे हैं, अलग अलग स्पीसीज को देख रहे हैं, वो सब एक एरिया में दे रहे हैं. ठीक है, तो एक एरिया के रिस्पेक्ट में उनकी एक पॉपुलेशन होगी. In earlier chapter you have learned that although an individual organism is the one that has to cope with the changed environment, it is at the population level that natural selection operates to evolve the desired rate. कौन से earlier chapter की बात हो रही है? evolution की, और हमने just इसके पहले ही उसको complete भी किया है. Population ecology is therefore an important area because it thinks ecology to population, genetics and evolution, जो अभी मैंने जस्ट लास्ट स्लाइड दिखाई. ठीक है, पॉपुलेशन इकोलॉजी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है ना, उसमें जेनेटिक वेरिएशन, पॉपुलेशन, जेनेटिक वेरिएशन और इवोल्यूशन हम सबको इंक्लूड कर ले रहे हैं. तो दिस इज इम्पॉर्टेंट. अ पॉपुलेशन हैज़ certain attributes whereas an individual organism does not. अब पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट हो सकते हैं, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का एट्रीब्यूट नहीं उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. ठीक है, नहीं उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे बर्थ रेट की बात हो गई, तो किसी इंडिविजुअल का बर्थ रेट नहीं होता, एक पॉपुलेशन की बर्थ रेट हो जाती है. हाइट का जब हम बात करेंगे तो एक पॉपुलेशन की एवरेज हाइट आएगी, ना कि एक इंडिविजुअल की एवरेज हाइट आएगी. ठीक है बेटा, समझना है इन चीज़ों को. ये कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं यहाँ पे, मतलब देखने में इजी लग रही हैं लेकिन आपको एकदम क्लियर रहना चाहिए. ठीक, एन इंडिविजुअल मे हैव बर्थ एंड डेथ बट अ पॉपुलेशन हैज़ बर्थ रेट एंड डेथ रेट. क्लियर है? जैसे पर पर्सन कैपिटा ऑफ दैट कंट्री, तो हर पूरी टोटल करेंसी को एक पर्सन पे कैलकुलेट करते हैं तो वो पर पर्सन कैपिटा आ जाते हैं. वैसे ही एक पॉपुलेशन में कितने बर्थ हो रहे हैं उसको एक पर्सन पे क्या है, ये रेट हम निकाल सकते हैं कि बर्थ रेट कितना है, डेथ रेट कितना है. ना कि बर्थ और डेथ एक इंडिविजुअल की हो सकती है, लेकिन रेट के लिए एक इंडिविजुअल उसमें कैलकुलेशन में रोल नहीं प्ले करेगा, मतलब टोटल पॉपुलेशन की रोल होगी. इन अ पॉपुलेशन दीज रेट्स रिफर टू पर कैपिटा बर्थ एंड डेथ. इसको समझना. ठीक है, एक इंडिविजुअल का क्या होता है, पर कैपिटा. ठीक, पर कैपिटा पूरे उस कैपिटा मतलब कैपिटल से ले लो, पूरी एक जो हम जियोग्राफी देख रहे हैं उस जियोग्राफी की बात हो रही है. जैसे इंडियन पॉपुलेशन का बर्थ रेट क्या है, तो पूरी इंडिया की पॉपुलेशन, ठीक है, उससे कैलकुलेट करेंगे. उसमें इनिशियल पॉपुलेशन और न्यू पॉपुलेशन और उसके बाद परसेंटेज निकल जाएगा. द रेट्स हैंस एक्सप्रेस्ड आर चेंज इन नंबर्स, इंक्रीज और डिक्रीज. डिक्रीज की बात हो रही होगी तो डेथ होगा, इंक्रीज की बात हो रही होगी तो बर्थ होगा. विद रिस्पेक्ट टू मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन, जो ऑलरेडी मेंबर्स होंगे, इंडिविजुअल्स होंगे. ठीक है, मतलब इनिशियल कंडीशन. Here is an example. If in a pond there were 20 lotus plants last year and through reproduction 8 new plants are added, तो 20 कितना हो गया, ओल्ड पॉपुलेशन मतलब इनिशियल पॉपुलेशन. टेकिंग द करेंट पॉपुलेशन टू 28 वी कैलकुलेट द बर्थ रेट. 8/20 इज इक्वल टू 0.4. इसी को कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज में भी. टेक ऑफ स्प्रिंग पर लोटस पर ईयर, पर लोटस पर ईयर. ठीक है, हमने कैलकुलेट किया तब हमें पता चल रहा है कि हर एक लोटस पे 0.4 ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुई हैं. 8/20, तो इनिशियल क्या हो गया, 20. ठीक है, तो इनिशियल पॉपुलेशन और जितनी न्यू ऐड हुई है, न्यू इंडिविजुअल जो ऐड हुए हैं, ठीक है, न्यू ऐड हुए हैं, ना कि टोटल पॉपुलेशन. तो न्यू जो ऐड हुए हैं वो डिवाइडेड बाय इनिशियल पॉपुलेशन, उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें एवरेज निकलेगा, पर इंडिविजुअल निकल जाएगा. ठीक है, ऑफ स्प्रिंग पर लोटस पर ईयर. इंपॉर्टेंट है बेटा ये.
ठीक है, इसको पैराग्राफिक नहीं, तुम लोग बुलेट फॉर्म में लिख लेना थोड़ा नोट्स में। इफ 4 इंडिविजुअल इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्रूट फ्लाइज ड्रोसोफिला डाइड ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल से अ वीक, एक टाइम इंटरवल ले लिया 1 वीक का, उस टाइम इंटरवल में उस पूरे ऑफस्प्रिंग में से 40 फ्रूट लेबोरेटरी पॉपुलेशन 40 फ्रूट फ्लाइज की डेथ हो जाती है। अब ये डेथ वाली बात है, मतलब फिर से वही फिनोमेना है कि डेथ ऑफ द इंडिविजुअल एंड डिवाइडेड बाय द इनिशियल पॉपुलेशन, तो जो भी परसेंटेज आ जाएगा वो डेथ रेट को कैलकुलेट कर देगा। इफ 4 इंडिविजुअल इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्लाइज, 4 इंडिविजुअल 40 फ्रूट फ्लाइज में डेथ हो गई ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल। अब ये टाइम इंटरवल, एक टाइम इंटरवल में देखेंगे कि कितनी डेथ हो रही है, तो से अ वीक यहाँ पे लिया है। द डेथ रेट इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग दैट पीरियड इज 4/40 इज इक्वल टू 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। हर एक फ्रूट फ्लाई पे कितनी डेथ हो रही है एक वीक में, एक टाइम ड्यूरेशन में, दैट इज पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। क्लियर है? ठीक है, देखो अब यहाँ पे तुम्हें ये मार्क करके रखना है मेजरमेंट के लिए, जो पर फ्रूट फ्लाई पर वीक कैलकुलेट किया है, और यहाँ पे पर लोटस पर ईयर। ठीक है, एक ईयर में चेंजेस को मेजर किया गया था, तो पर लोटस पर ईयर बर्थ कितने हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग 8/20 करके 0.4 ऑफ स्प्रिंग कैलकुलेट किया गया पर लोटस पर ईयर। एंड यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया गया, पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। नाउ नेक्स्ट, अनदर एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन इज सेक्स रेशियो। अगेन देखो सेक्स रेशियो आप एक इंडिविजुअल का सेक्स रेशियो नहीं हो सकता है, एक इंडिविजुअल का सेक्स होगा, एदर वो मेल हो फीमेल हो ट्रांसजेंडर हो, लेकिन उसका सेक्स रेशियो उस पॉपुलेशन का होगा। क्लियर? तो अनदर एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन इज सेक्स रेशियो। एन इंडिविजुअल इज एदर अ मेल और अ फीमेल बट अ पॉपुलेशन हैज अ सेक्स रेशियो। एग्जाम्पल, 60% ऑफ द पॉपुलेशन आर फीमेल्स एंड 40% आर द मेल। तो मेल और फीमेल का रेशियो निकल सकता है, लेकिन एक इंडिविजुअल एदर या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। अ पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एज। इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन, देखो अभी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन percent individual of a given age or age group is plotted for the population, the resulting structure is called an age pyramid। जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनेगा उसको क्या बोल रहे हैं, एज पिरामिड। ठीक, जस्ट ये फिगर जो दिया हुआ है नीचे बेटा, उसको दे के आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन द एज पिरामिड जनरली शो एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल्स इन अ डायग्राम। द शेप ऑफ द पिरामिड रिफ्लेक्ट्स द ग्रोथ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन, वेदर इट इज ग्रोइंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग। अब इसको समझो बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्सपेंडिंग, अब यहाँ पे यही आएगा क्या ये, चलो मैं लिख नहीं रही हूँ, ध्यान से सुनो। पोस्ट रिप्रोडक्टिव, अब पॉपुलेशन को कैसे डिवाइड किया गया, एक तो बिफोर प्यूबर्टी वाले ग्रुप होंगे, मतलब चाइल्ड ग्रुप, ठीक है। फिर रिप्रोडक्टिव, जो प्यूबर्टी रिटेन कर लिया, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो वाला ग्रुप हो गया। एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ओल्ड एज वाले हो गए। क्लियर बेटा? तो पॉपुलेशन की स्ट्रेटेजी, जो पॉपुलेशन पिरामिड बना, एज पिरामिड बना, उसमें अगर एक्सपेंडिंग कब होगा, वो एक्सपेंडिंग कब होगा, जब प्री रिप्रोडक्टिव, मतलब पॉपुलेशन में नंबर ऑफ बिफोर प्यूबर्टी चाइल्ड एज वाले उसमें नंबर में ज़्यादा हो, उनकी डेंसिटी ज़्यादा हो, ठीक है, कंपेयर टू रिप्रोडक्टिव एंड कंपेयर टू पोस्ट रिप्रोडक्टिव। सबसे कम जो होगी वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव हो, ठीक है। जैसे इंडियन पॉपुलेशन है, हम लोगों की पॉपुलेशन एक्सपेंडिंग है। क्लियर? सबसे हाई नंबर किसका है यहाँ पे, चाइल्ड एज का, फिर यंगस्टर है, फिर ओल्ड एज के लोग हैं। तो इस तरीके का जो पिरामिड बनता है दैट इज एक्सपेंडिंग पिरामिड। क्लियर? स्टेबल पिरामिड क्या होता है, जहाँ पे यंगस्टर्स को रिप्लेस हमेशा टीनेजर वाले करें, मतलब जो चाइल्ड है, चाइल्ड ग्रुप इस तरीके से बड़ा हो रहा है कि वहाँ के यंगस्टर को रिप्लेस कर दे, ठीक है। तो मतलब ऑलमोस्ट दे आर सिमिलर,
रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव वालों का रेशियो सेम हो लगभग, दैट टाइप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड इज एज पिरामिड इज नोन एज स्टेबल। स्टेबल है, एक स्टेबिलिटी है, जैसे यंगस्टर आगे ओल्ड एज में कन्वर्ट हो रहे हैं उसी रेशियो से चाइल्ड जो है चाइल्ड ग्रुप वाले यंगस्टर में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्लियर। एंड फिर ओल्ड एज कम है इसमें भी। डिक्लाइनिंग में क्या हो जाएगा, चाइल्ड एज ग्रुप वाले कम हैं, ठीक है, ओल्ड एज या यंगस्टर वाले ज़्यादा हैं, क्लियर, जैसे जापान वगैरह की पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे डिक्लाइनिंग है, ठीक है। क्या क्या देखा गया इसमें, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव, 3 तरीके की एज पिरामिड बनी पॉपुलेशन की एज पिरामिड 3 टाइप्स से फॉर्म हुई, जिसमें क्या क्या हम देख रहे हैं, एज ग्रुप देख रहे हैं, एक प्री रिप्रोडक्टिव, एक रिप्रोडक्टिव, एक पोस्ट रिप्रोडक्टिव। एक जो कि प्यूबर्टी को अटेंड नहीं किया है वो ग्रुप है, एक रिप्रोडक्टिव है जो रिप्रोड्यूस कर सकता है, एक पोस्ट रिप्रोडक्टिव जिनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, ठीक है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो ओल्ड एज, यंग एज एंड चाइल्ड एज, ठीक है। तो जिसमें चाइल्ड एज ज़्यादा है और ओल्ड एज कम है, एक्सपेंडिंग। इंडिया की पॉपुलेशन स्टेबल, जैसे अमेरिकन वगैरह पॉपुलेशन स्टेबल में आती है, जितने यंगस्टर उतने चाइल्ड यंगस्टर बनेंगे, रिप्लेस करेंगे यंगस्टर को, और यंगस्टर धीरे धीरे वहाँ पे डेथ रेट हाई होता है और ओल्ड एज के लोग कम होंगे, क्लियर। फिर जापान में जैसे ओल्ड एज के लोग ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू चाइल्ड, तो ओल्ड एज के भी ज़्यादा है, यंग एज के भी ज़्यादा है एंड चाइल्ड वहाँ पे कम है, दैट इज़ डिक्लाइनिंग, क्लियर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज पिरामिड फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। द साइज ऑफ द पॉपुलेशन टेल्स अस अ लॉट अबाउट इट्स स्टेटस इन द हैबिटेट। एक पॉपुलेशन की जो साइज है वो हमें उस पर्टिकुलर हैबिटेट में उसके स्टेटस के बारे में बताएगा, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा। वट एवर इकोलॉजिकल प्रोसेस वी विश टू इन्वेस्टिगेट इन अ पॉपुलेशन, हम एक पॉपुलेशन में क्या इकोलॉजिकल प्रोसेस को अब स्टडी करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें उसका स्टेटस, एक पॉपुलेशन की साइज, उस यार जो दिख रहा है उसी से तो आप आइडिया लगाओगे ना, तो दिखेगा क्या। अब जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन का एग्जांपल लिया, तो ह्यूमन पॉपुलेशन में पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे दिख रही है, यही तो हो गया। अब जैसे पर किलोमीटर में जनगणना जो होती है वो पर किलोमीटर में कितने ह्यूमन हैं, इस तरीके से वो वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक। तो वो हमेशा इंडिया वाली तो ज़्यादा ही होगी, आप 1 किलोमीटर में निकल जाओ कितने हैं, लेकिन एरिया टू एरिया ये भी वेरी करता है। आप हिली एरिया में जाओगे तो वहाँ कम लोग दिखेंगे, आप ग्रासलैंड वाले एरिया में, लैंडस्केप वाले एरिया में इधर उधर होगे तो आपको ज़्यादा दिखेंगे, ठीक है। आपको मुंबई की बात कर लो, मुंबई में इतने माइग्रेटरी लोग हैं, आते हैं फॉर द अर्निंग, आते हैं कि वहाँ पे जो एरिया है मुंबई का उसमें पॉपुलेशन का लोड इतना है कि आप ऐसा समझो कि एक पर्टिकुलर एरिया में एक अगर हर किसी को घर मिले ना तो उतने लोग जितने लोग मुंबई में हैं उनको घर भी नहीं मिल सकता, इसलिए मल्टी स्टोरेज का फिनोमिना आया। तो वहाँ पे जो अभी जैसे कोरोना बेटा वहाँ पे फैला था, क्या था, वसई भूल रही हूँ मैं, ठीक है, एक जो बस्ती है जो सबसे बड़ी है, 70 लाख वहाँ की पॉपुलेशन है, तो उस बस्ती में कैसे लोग रहते हैं, शिफ्ट के अकॉर्डिंग लोग रहते हैं, मतलब एक ही बस्ती, एक झुग्गी ले लो, उसका किराया 2-3 लोग मिलके दे रहे हैं, एक मॉर्निंग में रहते हैं, एक इवनिंग में रहते हैं, एक नाइट में रहते हैं। तो नाइट में जो रहते हैं और जो मॉर्निंग में रहते हैं वो अपने, जो रात में रहते नहीं है वो मॉर्निंग में, वो रात में काम करने चले जाते हैं। तो एक ही झुग्गी बस्ती में कई फैमिली रह रही है, ठीक है, शेयरिंग पर्पज से। तो अब वो जब कोरोना फैला तो उनमें क्या प्रॉब्लम आया, अब उनको आइसोलेट करें कैसे, एक तो वो झुग्गी बस्ती उसमें भी 3 फैमिली रहती है, क्योंकि वो एट ए टाइम नहीं रहती, इसलिए वो एक ही घर को अलग अलग फैमिली यूज़ कर रही है। तो अलग अलग तरीके की कंडीशन है बेटा कि आपके किस एरिया में कैसा है। अब यही आप देखो स्विट्जरलैंड वगैरह साइड की बात करो तो वहाँ पे मशीनरी सिस्टम, आपको ह्यूमन रिसोर्सेज, जैसे हम लोगों का मैन पावर ज़्यादा है, चाइना के पास मैन पावर ज़्यादा है, अब उस एरिया में मैन पावर ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे मशीनरीज वर्क कर रही हैं ज़्यादा। जैसे आपको एयरपोर्ट पे डील करने के लिए, आपको ग्रॉसरी स्टोर में डील करने के लिए, वहाँ पे सब कुछ एकदम टेक्निकल बेस्ड है क्योंकि लोग कम है। तो अभी जैसे ऐसा हम लोगों के यहाँ क्या है कि एक काम को करने के लिए नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट मिलेंगे, आपको कई लोग मिलेंगे, कुछ हो गया रोड पे तो कई लोगों की भीड़ लग जाएगी।
और कुछ ऐसी जगह जहाँ हो जाए तो इंसान का पता ही ना चले दूसरे लोगों को कि वहाँ किसी को कुछ हुआ है। तो दैट इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी, कि आप उस पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे आप देख रहे हो उसकी साइज ऑफ पॉपुलेशन और उसका पॉपुलेशन का स्टेटस के बारे में हमें पता चल जाता है, उस हैबिटेट के बारे में हमें पता चल जाएगा। वॉट एवर द इकोलॉजिकल प्रोसेस वी विश टू इन्वेस्टिगेट इन अ पॉपुलेशन, be it the outcome of competition with another species, the impact of a predator, ठीक है, प्रीडेटर के अटैक से कैसे इम्पैक्ट है, क्या उस पर अफेक्ट पड़ रहा है, वो अगर हम स्टडी करना चाहें, या एक पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन, एक पेस्टिसाइड के एप्लीकेशन होने से उस पर्टिकुलर एरिया में जो हेल्पफुल इंसेक्ट थे जैसे बटरफ्लाई, बीज वगैरह थी, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो हम इम्पैक्ट पड़ा मतलब देखो, अब एक पेस्टिसाइडल अटैक से वहाँ धीरे धीरे पॉपुलेशन कम होने लगी। पहले उस एरिया में बटरफ्लाई ज़्यादा दिख रहे थे, अब कम दिखने लगे। तो वो पॉपुलेशन के जो पॉपुलेशन का जो स्ट्रक्चर है उससे हमने हैबिटेट को आइडिया लगा लिया कि हाँ इस पर्टिकुलर एरिया में पेस्टिसाइड का इम्पैक्ट है, इसलिए यहाँ पे हमें नंबर ऑफ पॉपुलेशन अब कम दिख रही है, पहले ऐसी थी अब ऐसी है। जैसे मेलानिज वाला एग्जांपल देखो, वी ऑलवेज इवेल्युएट देम इन टर्म्स ऑफ एनी चेंज इन द पॉपुलेशन। इवेल्युएशन करने के लिए हमें पैरामीटर लेना होगा। जैसे कहें कि मैथ्स हमेशा कोई ना कोई आपको हिंट देता है और करेक्ट एक स्ट्रेटजी देता है, क्योंकि मैथ्स में हम क्या कर लेते हैं, कंडीशन को सपोज कर लेते हैं। जैसे हार्डी-वीएनबर्ग प्रिंसिपल था, एक्चुअली हार्डी-वीएनबर्ग लॉ क्या एग्जिस्ट करता है? नहीं एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम हार्डी-वीएनबर्ग लॉ को एक सेट पैरामीटर, एक कांस्टेंट मान ले। अब उस पॉपुलेशन में हम जो चेंजेस हैं, तो हार्डी-वीएनबर्ग लॉ रिस्पेक्ट में ये दिखाता है कि व्हाट इज द इवोल्यूशन, क्या चेंजेस हुआ है, क्योंकि कुछ भी चेंजेस है तो वो इवोल्यूशन से रिलेटेड है। अगर वहाँ जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ है पॉपुलेशन में, इवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन हुआ है, इवोल्यूशन। तो ऐसा नहीं कि हार्डी-वीएनबर्ग लॉ कुछ कहा ही नहीं, वो कह रहा है, उसने मैथमेटिकली एक चीज़ को कांस्टेंट कर लिया। अब ऑब्वियसली वहाँ वेरिएशंस हैं, वहाँ नेचुरल सिलेक्शन है, उसी को आप स्टडी कर लो कि कांस्टेंट से जो वेरिएशंस आए हैं, जो वो मॉडिफाई हुआ है, वही उसका इवोल्यूशन हो गया। तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल है। ऐसे ही यहाँ पे आपको मैथमेटिकल आप उस चीज़ को कैलकुलेट कर लो, तो अब वहाँ से जो आपको चेंजेस दिखेंगे पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर में, उसको आप पर्टिकुलर जिस इम्पैक्ट से, जिस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट से, जैसे पेस्टिसाइड इंटरेक्शन, प्रीडेटर प्री प्रीडेटर रिएक्शंस, या टेम्परेचर पॉइंट ऑफ व्यू से, या किसी ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से वहाँ माइग्रेशन हो गया, ठीक, या किसी इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से लोग वहाँ से, जैसे गैस लीकेज हो गया, प्लांट में गैस लीक हो रहा है, तो लोग वहाँ की पॉपुलेशन वहाँ से निकल जाएगी, रातों रात वहाँ के लोग हट जाएंगे। तो उस पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी में चेंज आएगा। क्लियर है बच्चा? वी ऑलवेज इवेलुएट देम इन टर्म्स ऑफ एनी चेंजेस इन द पॉपुलेशन साइज। द साइज इन नेचर कुड बी एज लो एज 10 अच्छा साइबेरियन क्रेन्स, ठीक है, जो राजस्थान वाले में हमने बताया था माइग्रेटरी बर्ड। अगर वो माइग्रेटरी बर्ड नंबर में 10 से भी कम आ रही हैं, तो इसका मतलब वहाँ के क्लाइमेट में, वहाँ की चीज़ों में चेंजेस आया है, तभी अब कम आ रही हैं, ठीक है। और वी और गो इनटू मिलियंस क्लेमाइडोमोनास इन अ पॉन्ड। क्लेमाइडोमोनास क्या है? सिंगुलर यूनिसेलुलर एल्गी है। तो उसका नंबर, अगर एक क्लेमाइडोमोनास का नंबर तो काउंट करना पॉसिबल नहीं है ना, मिलियंस ऑफ नंबर, मतलब ब्लूमिंग हो गया वहाँ पे, ओवर पॉपुलेशन होगी, ठीक है। एल्गल ब्लूमिंग क्या होता है बताना तुम लोग? एल्गल ब्लूमिंग और साइनोबैक्टीरिया में किस एल्गी का एग्जांपल मैंने दिया था बताना? पॉपुलेशन साइज रेड ब्लूमिंग थी वो, ठीक है, एल्गी नहीं थी, रेड ब्लूमिंग था। बताना अब तुम लोग। पॉपुलेशन साइज टेक्निकली कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन डेंसिटी डेजिग्नेटेड एज एंड नीड नॉट नेसेसरली बी मेजर्ड इन नंबर्स ओनली। अब डेंसिटी को हम सिर्फ नंबर से मेजर नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। कभी कभी इम्पैक्ट, जैसे एक पर्टिकुलर एरिया में एक डायनासोर रह रहा है, तो वो एक डायनासोर दुनिया में कितने लोगों पे भारी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वहाँ पे बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है, तो नंबर नहीं है वहाँ पे। 100 कोई और ऑर्गेनिज्म है, 100 समझ लो हम रैबिट है, एक डायनासोर है, तो वो डायनासोर क्या इम्पैक्ट कर रहा है वो अलग बात है। सेम इस वे में अगर एक बरगद के ट्री की बात करें, तो बरगद के ट्री का क्या कंट्रीब्यूशन है इकोसिस्टम में, और वहाँ पे जो छोटे छोटे प्लांट्स प्रेजेंट हैं वो नंबर में 1000 हैं, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है।
दोनों के कंट्रीब्यूशन अलग अलग है। तो दैट इज ऑलवेज, हर केस में ऐसा नहीं हो सकता कि पॉपुलेशन डेंसिटी आपको बहुत नेसेसरली जानना हो। एक पर्टिकुलर स्पीसीज के इंडिविजुअल का इम्पैक्ट, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है, कि उसका इम्पैक्ट कैसा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो need not necessarily be measured in numbers only, although total number is generally the most appropriate measure of population density। लेकिन हम टोटल नंबर से एक पॉपुलेशन डेंसिटी को मेज़र कर सकते हैं। इट इज़ इन सम केसेस एदर मीनिंगलेस और डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन। अगर हम किसी माइक्रोबियल ग्रोथ की बात करें तो वहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप कैलकुलेट करो, 20 मिनट में इकोलाई डिवाइड कर जाएगा, डबल हो जाएगा, आप कैलकुलेट करते हुए लास्ट वाले तक नहीं पहुँचोगे, तब तक पहले के लोग रिप्रोड्यूस कर लेंगे, ठीक, तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। इन एन एरिया इफ़ देयर आर 200 कैरेट ग्रास, ठीक है, जो एक वीड में आता है कैरेट ग्रास, पैर्थेनियम हिस्टेरोफोरस, बेटा नोट डाउन कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इससे, ठीक है, साइंटिफिक नेम दिया है। प्लांट बट ओनली अ सिंगल ह्यूज बनियान ट्री विद अ लार्ज कैनोपी, stating that the population density of banyan is low relative to that of carrot grass, amount to understanding the enormous role of the banyan in that community। उस पूरी बायोलॉजिकल कम्युनिटी में जो रोल है बनियान ट्री को, वो कितना किसी को शेल्टर देगा, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ठीक है, छाया दे रहा है और इकोसिस्टम को भी बैलेंसिंग कर रखा है, तो उस बनियान ट्री का क्या कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सच केसेस द परसेंट कवर और बायोमास, बायोमास मतलब उसके इंटरनल कितना एक्टिविटी चल रही है, जैसे उसका प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट देख लें, तो यहाँ पे क्या मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जो हमारा फूड साइकिल चल रहा है, फूड चेन चल रहा है, उसमें वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। तो उससे अब आप बायोमास दिखाओगे, उसका बायोमास निकालोगे तो ऑब्वियसली जो बनियान ट्री है उसका बायोमास कई गुना ज़्यादा आएगा कैरेट के, जो 200 कैरेट का है उसके बायोमास के कंपैरिजन में। ऑफ द पॉपुलेशन साइज, टोटल नंबर, तो उस पूरे पॉपुलेशन साइज की बायोमास निकाली जाएगी, तो एक मेजर कंट्रीब्यूशन उसमें दिखेगा कि बनियान ट्री का तो इतना कंट्रीब्यूशन हो गया अकेले, जो नंबर में 1 था, और ये कैरेट ग्रास नंबर में 200 है, तो उसका कंट्रीब्यूशन तो इतना कम है कि उसको अब किसको इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, जिसका कंट्रीब्यूशन हाई है। तो बनियान ट्री की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, भले ही उसका पॉपुलेशन डेंसिटी लो था। क्लियर? Total number is again not easily adoptable measure if the population is huge and counting is impossible or very time consuming. If you have a dense laboratory culture of bacteria in a petri dish, what is the best measure to report its density? किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, बताना जरा इसका सोच समझ के। Sometimes for certain ecological investigation there is no need to know the absolute population density। आपको इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको पॉपुलेशन डेंसिटी की नीड ही नहीं है, रिलेटिव डेंसिटी सर्व द पर्पस इक्वली वेल, जैसे अभी मैंने बताया फिश वाला, ठीक है, वही आगे एग्जांपल भी दिया हुआ है। फॉर इंस्टेंस द नंबर ऑफ फिश कॉट पर ट्रैप इज गुड एनफ मेजर ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी इन अ लेक। एक लेक में, एक पर्टिकुलर एक्वेटिक एरिया में जहाँ पे आप उसको कैलकुलेट करने चाहो, उसमें एक नेट से जो ट्रैप्ड फिश के काउंट है उससे आप एक रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। टोटल डेंसिटी की नीड नहीं है कि कैलकुलेट करने आप बैठो। वी आर मोस्टली ऑब्लाइज टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन साइज इनडायरेक्टली विदाउट एक्चुअली काउंटिंग देम और सीइंग देम। हम उसको पूरा देखे बिना, काउंट किए बिना भी हम एक डिटरमाइन कर सकते हैं, एक एस्टिमेट कर सकते हैं कि पॉपुलेशन की साइज़ क्या होगी। द टाइगर सेंसस इन आवर नेशनल पार्क, सेंसस मीन्स काउंट नंबर ऑफ टाइगर इन आवर नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व्स इज ऑफन बेस्ड ऑन पग मार्क्स एंड फीकल पैलेट। जो उनका, अब देखो ये क्वेश्चन बन जाएगा बेटा, ठीक है, टाइगर की पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल होती है। पग मार्क मतलब उनके पैर के जो निशान है उसको पूरा प्रॉपर उसको क्लिक करके उसको रखा जाता है, और जब एक एरिया में देखते हैं, अब ऐसा तो नहीं कि बैठ के वो टाइगर काउंट करेंगे, वो जस्ट वहाँ पे जितने फुट मार्क हैं उनके उसको काउंट करते हैं और उसको स्कैन करके वो लोग रखते हैं, और उसमें से ही कोई जब किसी के मिलते हैं दूसरी जगह तो वो जो ऑलरेडी सेव है डेटा में उससे मैच कर लेते हैं। फिर एक तो ये हो गया ट्रेडिशनली, फिर अब क्या होता है, माइक्रोचिप लगा दिया, हर एक टाइगर में माइक्रोचिप लगा दिया, तो वो उसको ट्रेस कर लेते हैं कि वो कहाँ मूव कर रहा है, कैसे है। तो एक क्या होता है कि जब आप किसी पर्टिकुलर एरिया में, जैसे इस एरिया में टाइगर दिखा,
ठीक। तो उस एरिया के टाइगर को देखते होगे तुम लोग, टाइगर को क्या देखोगे, वहाँ के लोगों को रिसर्च करते वक्त न्यूज़ में देखते होगे, वो वहाँ के फुटप्रिंट को स्टडी करते हैं। ठीक है, जो उसके फुटप्रिंट है उसको स्टडी करते हैं, फिर उसको मैच करते हैं तो उनको पता चल जाता है कि कौन सा टाइगर इधर से घूम के गया है। क्लियर। फिर उसके फुट मार्क को ट्रेस भी किया जाता है कि वो किस साइड गया, क्या गया। ठीक है। और एक फीकल पैलेट हो गए, उनके फीकल पैलेट की भी स्टडी करी जा सकती है। इसके लिए दिखाती हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है, दिस इज टाइगर पग मार्क। 12 बजने जा रहे हैं, 11th की क्लास लेनी है। चलो थोड़ा सा और कवर कर लेते हैं। टाइगर पग मार्क मेल वर्सेस फीमेल में आपको दिख रहा है, 2 कंपैरिजन मार्क दिखा रहा है। और हर जैसे हमारे फिंगरप्रिंट अलग होते हैं बेटा, वैसे ही उनके पंजे, मतलब पैरों के जो पंजे हैं, जो फुटप्रिंट हैं, वो डिफरेंट होते हैं। तो मेल पग मार्क आर बिगर एंड, ये तो मेल और फीमेल का कंपैरिजन है, इसमें तो एकदम प्रोमिनेंट आपको वेरिएशन दिख रहा है। आर बिगर एंड मोर स्पेस बिटवीन द टोज देन द फीमेल काउंटर पार्ट, एंड फीमेल पग मार्क आर स्मॉलर एंड लेस स्पेस बिटवीन द टोज देन द मेल काउंटर पार्ट। डिफरेंसेस दिख रहे हैं। ठीक है, ये रियल फुटप्रिंट है। अब देखो यहाँ पे स्केल यूज़ हो रही है नटराज की, हम भी यूज़ किया नटराज। ठीक है, स्केल यूज़ हो रही है, उससे वो मेज़र कर रहे हैं कि ये अब अपने डेटा से वो वेरी करेंगे, मैच करेंगे इसको कि किस टाइगर, कौन सा टाइगर लॉयन इस एरिया से गया है। तो वो एक, और यही टेक्निक मैंने बताया था कि उनको कितने नंबर ऑफ टाइगर्स उस एरिया में प्रेजेंट है, इसको भी कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट रहेगा पॉपुलेशन ग्रोथ। थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं बेटा। ठीक है, पहले ऐसे ही समझ लेते हैं। पॉपुलेशन की डायनामिक्स क्या हुई, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन तो समझ में आ गया। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड ग्रोथ रेट। क्लियर। ग्रोथ रेट कब हाई होगा, जब बर्थ रेट डेथ रेट से ज़्यादा होगा। तो अब देखते हैं इन चीज़ों को हम लोग थोड़ा ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ वाले पॉइंट में नार्टेलिटी, मोर्टेलिटी और माइग्रेशंस को देखेंगे वहाँ पे। नाउ पॉपुलेशन डायनामिक्स, चेंज इन अ पॉपुलेशन। How do we define a population? Population, individual of a single species occupy the same area, rely on the same resources, affected by same environmental factors and interact and breed. ठीक है, interbreed और एज वेल एज एसेक्सुअली ब्रीड। तो आपस में इंटरेक्शन कर रहे हो, इंटरब्रीडिंग कर रहे हो, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हो, और इस तरीके की हम उनके एक डेंसिटी, एक पॉपुलेशन पर्टिकुलर एरिया में, सेम एरिया में जो स्टडी करेंगे वो उसकी पॉपुलेशन हो जाएगी, और जो वेरिएशन होगा दैट इज पॉपुलेशन डायनामिक्स। नाउ पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो ये मेनली 3 फैक्टर इसमें अफेक्ट करेंगे। क्या हो सकता है, बर्थ रेट देखा अभी हम लोगों ने, डेथ रेट, ठीक, एंड माइग्रेशन। ठीक है, 3 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ, इज बर्थ, डेथ एंड एंटरिंग एंड लिविंग, दैट मीन्स माइग्रेशन। इंटर करना, एंटर करना, इन करना, आई से इन, आई से इमिग्रेशन, एग्जिट करना, बाहर निकलना, ई से एग्जिट, ई से एमिग्रेशन। मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल इनटू एन एरिया इज ग्रोथ, मतलब एंटर करेगा, ऐड करेगा वो, एंड मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल आउट ऑफ एन एरिया दैट इज डिक्रीज। तो हम लोगों ने ये डिफरेंट देख रखे हैं स्ट्रक्चर, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, उसको पूरा मैथमेटिकली उसका कैलकुलेशन ये देखेंगे। जैसे बर्थ, एक पॉपुलेशन सेंटर में दिखाई बेटा, बर्थ का एरो देखो इनर, अंदर की तरफ, मतलब ये इंक्रीज करेगा। इमिग्रेशन, ये भी पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। डेथ, बाहर की तरफ। इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, बाहर की तरफ। तो डेथ और एमिग्रेशन क्या है, निगेटिव, एंड बर्थ एंड इमिग्रेशन क्या है, पॉजिटिव। क्लियर। तो कैलकुलेटिंग पॉपुलेशन चेंज, बर्थ, डेथ एंड नेट माइग्रेशन डिटरमाइंस द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन। ठीक, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीसीज इज नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर, एक फिक्स पैरामीटर नहीं है। इट कीप्स चेंजिंग विद टाइम डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग फूड अवेलेबिलिटी, प्रीडेशन, प्रेशर एंड एडवर्स वेदर। सारे वर्ड समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, इनफैक्ट इट इज दीज
it is these changes in population density that give us some idea of what is happening on the to the population. उस population में क्या हो रहा है वो उसके impact की स्टडी से ही, किस कंडीशन से, किस पैरामीटर को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और वही population का नेचर, ठीक है, population में क्या चेंजेस हुए, ठीक, वो हमें एक पूरा स्टेटस बताएगा उस पर्टिकुलर हैबिटेट के बारे में. वेदर इट इज़ फ्लोरिशिंग और डिक्लाइनिंग, या तो वो बढ़ रहा होगा या तो वो घट रहा होगा. वॉट एवर माइट बी द अल्टीमेट रीजन, द डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन इन अ गिवन हैबिटेट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड फ्लक्चुएट्स ड्यू टू द चेंजेस इन 4 बेसिक प्रोसेस. वहाँ 3 में आपको माइग्रेशन के 2 टाइप्स दिखे थे, यहाँ उसको 4 में कन्वर्ट कर लिया गया, ठीक है. 2 ऑफ विच इज natality and immigration contribute to an increase in population density, and 2 mortality and emigration. Mortality means death, emigration means बाहर जाना, immigration means अंदर आना, natality means birth. तो natality refers to the number of birth during a given period in the population that are added to the initial density. एक initial density रहेगी, उस पर ऐड होगा, नेटलिटी होगा, बर्थ होगा तो ऐड होगा, मोर्टेलिटी डिक्रीज होगा. इट इज़ द नंबर ऑफ डेथ इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड. इमिग्रेशन इज़ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर द कंसिडरेशन. जैसे ऑस्ट्रेलिया की अपनी एक ट्राइब थी, लेकिन जब वहाँ पे माइग्रेट करके लोग गए, यूथेरियंस गए, तो वो वहाँ पे ग्रो करने लगे, ठीक है. ऐसे ही अमेरिका में लोग जो हैं, पॉपुलेशन जो ग्रोथ हुई है वो भी माइग्रेशन की वजह से है. जैसे अभी मुंबई का एग्जांपल दिया मैंने, मुंबई की रियल पॉपुलेशन और माइग्रेटरी पॉपुलेशन उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है. तो इमिग्रेशन होने की वजह मुंबई की पॉपुलेशन हाई है. एमिग्रेशन मीन्स माइग्रेट कर गए, निकल के चले गए, एग्जिट. ई से आई से इन एंड ई से एग्जिट is the number of individual of the population who left the habitat and gone elsewhere during the time period under consideration. तो अब हम ये इमेज देख रहे हैं एनसीईआरटी का, दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी, इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी है, प्लस किधर किधर है नेटलिटी, बी. तो बी प्लस आई